नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज किसी स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में किसी नई स्टॉक की बिल्कुल ही चर्चा नहीं करेंगे। एक पुरानी स्टॉक है जिस पे हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन इस पॉइंट आउट व्यू से करेंगे कि हमने इस कंपनी के ऊपर मुझे लगता है कि मैंने फरवरी में स्टडी किया था। मैं आई बटन में लगा दूंगा लिंक। जब मार्केट एक पिक पे चल रही थी, आज दोबारा मार्केट ने एक लंबी अवधि के बाद, पता है क्या हो रहा है? मार्केट में दोबारा पिक की प्रयास चल रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या दोबारा स्टॉक उसी प्राइस के आसपास जाएगी जहां पे हमने पिछले बार स्टडी की बात करो तो ये मैंने इस प्राइस पे किया था, नियर अबाउट 28 फरवरी के आसपास। लेकिन मार्केट काफी दिनों तक लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग चलता रहा और आज दोबारा मार्केट क्या अपनी फिलहाल जो ब्रेकआउट है वहां पे सिचुएशन क्रिएट करने के प्रयास में है। और क्या निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे अब बढ़ने की उम्मीद है? चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जो पिछले रिजल्ट के व्यू क्या क्या उसमें कुछ चेंज आई है या नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और ये देखा गया कि कंपनी, चाहे वो डेनिम प्रोडक्टिविटीज की बात करें, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखेंगे तो उनके पास अलग अलग क्या जहाँ पे कहती है कि जिंदल इंडस्ट्रीज आज लोकेटेड नियर अहमदाबाद बाद में इनकी है कंपनी है, जहाँ पे कहती है स्पिनिंग्स, वीविंग्स, प्रोसेसिंग एंड द फिनिशिंग ऑफ द हाई एंड फैब्रिक एंड द इनोवेशंस टेक्निकल, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल की बात उन्होंने रखी थी। प्रोडक्टिविटीज के अंदर इनके पास डेनिम है, खास करके बॉटम्स वेट फैब्रिक्स हैं, सेटिंग्स फैब्रिक्स हैं और इस तरह के यार्न्स फैब्रिक की बात उन्होंने रखी थी। चलिए इनकी हम रिजल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और मार्केट के रिएक्शन को समझते हैं। आखिर जो लगातार गिर रही थी स्टॉक, उसमें एक दिन में कौन सी ऐसी बड़ी क्या था, हमारे यहाँ कहावत है, तीर लगाई तो एक ही रात में इतनी बड़ी छलांग लगा दी। कुछ बड़ी रैली पहले से तैयार होती नजर आई थी या कुछ और आंकड़ा के? जहां तक बुक वैल्यू कंपनी की बात करें तो 37 रुपए का है। इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं, 45 रुपए का। करंट सिचुएशन की प्राइस 334 तक था, जहां पे लास्ट हायर टू हायर रेजिस्टेंस की बात करें तो 440 तक की बात किया था। लोअर में करीब करीब 250 के आसपास पहुंचने की बॉटम बनाने की प्रयास में था। लेकिन वहां से क्या हुआ, थोड़ी सी उछलती हुई नजर आई और कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पीछे ये आज भी यहाँ निवेशकों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। जहां पे बाकी कंपनियों में करीब 25x का भीड़ कहता है फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, क्वालिटीज के हिसाब से, तो यहाँ पे करीब 80x का भीड़ कहता है। चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ हम सुलझाने की प्रयास करते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग करीब 60% के आसपास कहती है। आरओई और आरओसी का आंकड़ा देखेंगे तो 11 से 10% की रिटर्न की बात कहती है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड केवल 6% की बात कहती है और जहां तक डेट रिकॉर्ड है ये काफी ज्यादा है, जो कि इनको क्या करता है, दबावित करता है, दबाव डालती रहती है। क्योंकि किस चीज को लेकर के? इंटरेस्ट बर्डन पक्का होगा, तो भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। जहां तक कंपनी में प्रमोटर की तो होल्डिंग ठीक थी, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग में डिमेरिट की बात कहती है। प्रमोटर 9% से ज्यादा होल्डिंग को प्लेज कर लिया। करंट रेशियो का नंबर 1.64 कहता है, जहां पे यदि हम नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 20 करोड़, और 20 करोड़ के बेसिस पे पूरे के पूरे कंपनी का मार्केट कैप पता है कितने का है? मार्केट कैप कहता है 6,750 करोड़, जो कभी काफी ज्यादा हुआ करता था। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में दोबारा मार्केट सस्टेन करके जो इनकी हायर टू हायर प्राइसेस आर 440, क्या आने वाले समय में दोबारा ये ब्रेकआउट करके 500 के आसपास पहुंचने की उम्मीद पे चल रहा है, या यहाँ से टारगेट हो सकता है? दोस्तों मैं आपको कोई टारगेट की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ, इसको कटिए और हम चलते हैं इसकी डेटा की तरफ। हम केवल और केवल क्या करेंगे, इसकी रिस्क को एनालाइज करेंगे। और रिस्क किसका एनालाइज करेंगे? इनकी बिजनेस मॉडल का, आने वाले एक्सपेक्टेशन का, जिसके बेसिस पे इसमें इन्होंने रिजल्ट जो पब्लिश किया होगा या किया करेगा उसको व्यू करेंगे। साथ में इसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट के बेसिस पे रिटर्न की अपेक्षा अपेक्षा कर सकते हैं। जहां तक कंपनी के नंबर का सवाल है, सितंबर तक के नंबर अपडेटेड है। कंपनी का खुद की कारोबार से करीब 570 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करती है और ओवरऑल कारोबार से कंपनी कितना करती है, 571 करोड़ का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब 571 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी
लगातार अपनी पिछले रिकॉर्डों को बेटर साबित करती हुई नजर आती है, जो कि पहले इस तरह के रिकॉर्ड कभी बहुत कम देखने को मिला था, जो कि बहुत पहले कोविड के टाइम की बात करूँ, उससे तो थोड़ी टाइम की बात करूँ। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी इनमें लगातार सस्टेन कर रही है, कंपेरिजन टू द पिछले सितंबर से बेटर करती है, और पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरावट की संकेत इन्होंने दिया था। हमने कहा था कि इनको इंटरेस्ट का बर्डन काफी ज्यादा सता रही है, और वही सताती नजर आती है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम इतना जनरेट नहीं करती है, लेकिन इंटरेस्ट की बर्डन इतनी ज्यादा है जो एडजस्टेबल नहीं हो पाती, थोड़ा सा इनको पेनफुल कहती है। ईयरली डेटा वेव्स को मूव करें तो सामने दिखती है कि 2000 करोड़ की टर्नओवर थी, और 2000 करोड़ के टर्नओवर में इससे पहले की रिकॉर्ड बेस देखें तो कंपनी कब क्रिएट किया था? इससे पहले 2022 में बेटर रिजल्ट, 20 में बेटर रिजल्ट कब किया था? बिल्कुल किया था। इससे पहले भी किया था, 19 में किया था। ऐसा 2-3 पीरियड को देखा जा सकता है। और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा को अब देखेंगे पिछले कुछ ट्रैक रिकॉर्ड को, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हुआ करता था। वहां पे आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या करती है? वृद्धि दर्ज करती है, और टोटल 85 करोड़ की टर्नओवर इस प्रॉफिटेबिलिटी गेन करती है, जहां पे इंटरेस्ट की बर्डन इनके पास काफी ज्यादा सता रही है कंपेयर्ड विद द एडजस्ट अदर सोर्स ऑफ इनकम से। इसीलिए हमने इस वहाँ पे एक परसेंटेज वाई लिया था स्पेशल को लेकर के, जो भाई टोटल जो इनकम है कंपनी का, उसके बेसिस पे इनका परसेंटेज ऑफ नेट इनकम सोर्स क्या कहता है? वो कहता है केवल 4% ही नेट प्रॉफिट, नेट इनकम मार्जिन बनाती है। नेट इनकम मार्जिन कितना? 4%। अब आएंगे इसको और इसको समझने के लिए कि आखिर इसमें 713% का आंकड़ा क्यों देता है। अब आते हैं हम रिस्क को लेकर के। रिस्क में देखा गया तो रिस्क को लेकर जहां इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, वहां पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। जबकि बैलेंस शीट की फिगरों में कुछ पार्टों को यदि हम समझते हैं तो हमें केवल 2 पार्ट से ज्यादा मतलब होता है। कौन सी पार्ट? खास करके इन पार्टों। कंपनी यदि कोई कर्ज ले रही है तो कर्ज का यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, और यदि पे कर रही है तो यूटिलाइजेशन कहाँ से पे आउट कर रही है। यहाँ पे कंपनी में देखा गया कि इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने पे आउट करती नजर आती, लगता है कि प्रिंसिपल को घटती हुई नजर आई, जबकि इनके पास जो अदर एसेट्स था वो भी अच्छी खासी थी। और कंपैरिजन विद द जैसे नाम निकल के आती है ना, तो हमारे दिमाग में पहली पॉइंट आती है, अच्छा कंपनी में रिस्क कहाँ से दिखाता है? रिस्क तो यही है जो हमने किसी से ले लिया, उसमें रिस्क नहीं था, हमने किसी को दिया उसमें रिस्क था। और वो डेटा कहती कि 603 करोड़ कहती है, 603 करोड़ के हिसाब से आप प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा को जज करेंगे तो लगेगा अच्छा 2075 करोड़ का आपने टोटल 12 महीने में ट्रेड किया, डील किया। मैं लास्ट 6 महीने के डेटा को ही बात करूं तो इसके हिसाब से कितना हो जाता है? 9 और 1100 करोड़ मान लेते हैं, 675 करोड़ का ये हो गया, और ये कहता है केवल 17 करोड़। इसमें तो रिस्क फैक्टर दिखाता है, जबकि कितना प्रॉफिटेबिलिटी अदर सोर्स ऑफ इनकम बनाती है? केवल 1 करोड़ बनाती है। इसमें रिस्क परसेंटेज को देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे, और इसी अचंभित वाले सिचुएशन में हमने यहाँ पे एक परसेंटेज बनाया कि सेल्स के बेसिस पे जो डेटर्स का पार्ट है वो केवल 29% का आंकड़ा कहती है, और जितना कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट की मार्जिन कम थी और नेट इनकम मार्जिन तो बहुत ही कम था, 4% कहती है, जिसके बेसिस पे 713% बन जाती है रिस्क फैक्टर। इसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो इस रिस्क फैक्टर में क्या कहती है, यदि कुछ बैड डेट्स होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है, तो फिर इसमें क्या होती है? थोड़ी सी हिचकिचाहट होती रहती है। अब अगर हम अगले पेज की तरफ मूव करें तो हमारे सामने देखेगा कि अच्छा या ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ कैसा रहा सेल्स को लेकर के, चाहे प्रॉफिटेबिलिटीज को लेकर के। तो सेल्स को लेकर के फिलहाल एक साल से तो ठीक कहती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी नियर अबाउट द कहती है एवरेज, ठीक ठाक कहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा डाउन, रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइस सीजन थोड़ा सा डाउन शेयर देखने को मिला, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियर थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिला है। इनके उन पहलुओं के साइड यदि हम इनकी निवेशकों का इंटरेस्ट देखें तो जिंदल वर्ल्ड वाइड जो एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी के तौर पे कामकाज करती है,
जिसमें कौन है, बड़ी बड़ी निवेशक हैं, बड़ी नाम्स हैं, और उस नाम के अंदर 59% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास। रेस्ट होल्डिंग में थोड़ा सा एफआई नहीं रखा है। डीआई की पोजीशन न्यूनतम से भी न्यूनतम की बात कहती है, और आम पब्लिक के पास 40% की होल्डिंग बनती है, जिसमें कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें 13, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1। ओवरऑल देखें तो होता है कितना, 5, और 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, और 13, 5, 18, 18 और 15 कितना हो गया, 35%। ऑलमोस्ट 39% की होल्डिंग में 32 से 33% होल्डिंग तो इन लोगों ने ही रखा हुआ है जो इनका नाम में शामिल है। रेस्ट बचा कितना, रेस्ट बचा कितना, 6%। 6% के अंदर निवेशक कितने हैं, 13,000 के आसपास। और यहाँ पे लगातार कई बार निवेशकों का लिस्ट घट जाता है, कई बार बढ़ जाता है। ये तो मार्केट की टेंटेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल कोई भी बल्क डील नहीं था, कोई प्रमोटर्स या अल्टीमेट प्रमोटर्स इसको नहीं बेच रहे थे। लेकिन यदि आप इसको देखें, इन पार्टों को देखें जहां हमने स्टडी किया था पिछली बार, तो यहाँ पे वॉल्यूम आई थी, और ये वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है, मतलब मार्केट में अब इंटरेस्ट लगता है कि ज़्यादा होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि जिनके पोर्टफोलियो में है वो तो क्या है, वो साइलेंट बैठे हैं, वो साइलेंट बैठे हैं। जिनको क्या कराना आता है, जिनको स्ट्रॉन्ग कराना आता है, बुल कराना आता है, वो इनको बुल की तरफ रिजेक्ट करवा रहे हैं। रिजेक्ट करवाते ही 10% 18% की जंप लगा देती है, और ये आगे चल करके लगता है कि यार ये अपनी ब्रेकआउट के सिचुएशन में क्रिएट हो सकती है, हो सकती है। अब इसलिए हो सकती है क्योंकि मार्केट में ऐसा फंडामेंटली ठीक ठाक कहती है, जबकि पीयर्स में वेल्सपून रेमंड्स जैसे कंपनी भी शामिल है, और उन सभी कंपनियों के लिस्ट में यहाँ भी निवेशक का इंटरेस्ट कंपेरिजन टू द बाकी कंपनी काफी ज्यादा कहता है। एनालिसिस की पार्ट कहती है जो कुछ तो अच्छी बातें, कुछ इनको डिमेरिट के संकेत देती है, जहाँ पे इन्होंने क्या दिखा है कि डिलीवर्ड पुअर सेल्स को लेकर प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा कम की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा परसेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यदि कुछ अच्छी बातें हैं तो कहती है जो गुड प्रॉफिट इन द क्वार्टरली की बात कहती है, ग्रोथ की बात कहती है। और यदि हम इनके उन पहलुओं पे ध्यान दें तो हमारे सामने दिखती है कि अच्छा यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें थी, तो कंपनी पे यार कुछ क्या दे रही है। इसमें समझ में आया कि अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो कंपनी रहा, उसमें उसने उसने क्या दिया, डिविडेंड दिया, पूरा बहुत करके निवेशकों के मन में थोड़ा सा जागृति पैदा किया। और जहां तक इनकी पिछले साल, पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर बेस के रिवॉल्व तो रिवेन्यू सोर्स बढ़ाती है, नेट प्रॉफिट बढ़ाती है, लेकिन जो बाकी सारी चीजें थी उसमें थोड़ा सा नम परसेंटेज वाइज गिरावट थी, नंबर वाइज तो आप देख बेटर। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसेक्स के कंपैरिजन और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन कंज्यूमर के बेसिस पे फिलहाल 2-3 सालों में बेटर रिजल्ट दिया है, लेकिन फिलहाल उससे पहले की बात करें करंटली सिचुएशन की, उतनी तगड़ी नहीं दिया, लेकिन लास्ट 2 सप्ताह से इधर टाइम फ्रेम में रेट बेटर रिजल्ट की कामना दिखाई है, खास करके इस पोजीशन से। इस टाइम में शायद यहाँ से कंपेयर किया जाए तो शायद बेटर रिजल्ट दिया है। सिंगल सी गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो ये कहता है कि एंट्री करने के टाइम पे सबसे पहला मोटिव क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा तो लंबे पीरियड के लिए कर रहे हैं या छोटे पीरियड के लिए। लंबे पीरियड के लिए फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, और फ्यूचरिस्टिक्स होना चाहिए, जिनका फ्यूचर में कामकाज आने वाले समय में डिमांड बढ़ सकती है। शॉर्ट पीरियड में केवल और केवल एसएल का यूज करना है, दिखती हुई प्रॉफिट को वापस करने के लिए प्रॉफिट को बुक करना है। खुद की परसेंटेज होगा, क्योंकि पैसा भी खुद का होता है, रिस्क सबकी झेलने की अपनी अपनी कैपेसिटी है। मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ से नहीं यहाँ से करो, नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है क्यों यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया है, यहाँ भी कोई ने लिया है, वहां भी कोई बेचा है, और यहाँ भी कोई लेके बेच रहा है, और यहाँ भी कोई बेच रहा है, यहाँ भी जो 20% सर्किट है वहां भी कोई बेच रहा है। डिमांड को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, सप्लाई को कम कर।
मार्केट की पोटेंशियल्स को देखते हो। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं, हमारे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।